हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल ऑफ लिबरलिज्म पढ़ेंगे। लिबरलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, लिबरलिज्म के बारे में थिंकर्स के द्वारा क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। ओके, सो आज का क्लास हमारा लिबरलिज्म पे रहेगा, कल का क्लास रियलिज्म पे था। सो आगे बढ़ते हैं। लिबरलिज्म जो है इसके बहुत सारे स्कूल्स हैं। सबसे पहला स्कूल जो हम देखने वाले हैं वो है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसको वुड्रो विल्सन ने दिया था एंड जोसेफ नाइ इज़ वन ऑफ द थिंकर एक्सपोनेंट। सो लिबरल इंस्टीट्यूशंस इन विच दे बिलीव कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल, ये वर्ल्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, वर्ल्ड इज़ अ ज़ू जो वो होता है ना, जंगल, मतलब जंगल मान लो, ये दुनिया पूरी जंगल है। सब जानवर की तरह हैं, जानवर की तरह रहते हैं, एक दूसरे पर ये देश अटैक कर देते हैं। एज अ एनिमल्स दे आर लिविंग। सो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बाय द मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक हमने LOC बनाया, लीग ऑफ नेशंस, एंड देन वी फॉर्म्ड, रूजवेल्ट फॉर्म द United Nations agency. So these are the examples. By making institutions we can control the nations. Okay, so वुड्रो विल्सन ने बेसिकली लिबरल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करा था। जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे तो लोग फालतू वादे नहीं करेंगे। वादे करेंगे इंस्टीट्यूशंस में आके तो एक प्रेशर होगा कि उन्हें उन वादों को निभाना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करो। अगर इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होंगे तो देश में तो मतलब देश आपस में झगड़ेंगे नहीं। आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड इट इनफ कि लिबरल इंस्टीट्यूशन समझ आ गया हो। जैसे कि मैंने बताया कि जू पॉलिटिक में चेंज करना है एक जंगल को। अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, ये पूरी दुनिया जंगल के समान है। देश आपस में जंगल की तरह, जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, लड़ना मारना, अपनी भूख संतुष्ट करना। तो उनको कंट्रोल कर देंगे एक ज़ू में लाकर। जैसे ज़ू में होता है ना, चिड़ियाघर में किस तरीके से जानवरों को रखा जाता है ताकि वो अटैक ना करे एक दूसरे पर, सेम देशों को एक ज़ू में रखा जाएगा। वो ज़ू जो होंगे वो यूनाइटेड नेशन, LON ऐसी एजेंसीज होंगी। द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, सिक्योरिटी कम्युनिटी ऑल्सो। सो सिक्योरिटी कम्युनिटी कह लो, कम्युनिकेशन थ्योरी कह लो, सोशियोलॉजिकल कह लो, नाम से पता लग रहा है कि ये मेन फोकस कम्युनिकेशन पे कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि डिप्लोमेसी 3 तरह की होती है: ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है ना, ये होती है सरकारों के बीच में बातचीत। वहीं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो उनके इंस्टीट्यूशंस, NGOs और इनके जैसे कि हमारे पास जैसे नीति आयोग है, मतलब हमारे देश के थिंक टैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच की बातचीत होती है देशों के। और वहीं ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, लोगों की आपस में कम्युनिकेशन होती है। तो इन लोगों का मानना है कि अगर हमें सिक्योरिटी कम्युनिटी बनानी है, मतलब जो सिक्योरिटी डिलेमा का कंडीशन है दुनिया में, अशांति है, सिक्योरिटी डिलेमा है, डर है एक दूसरे को कि सामने वाला अटैक करेगा, तो उसको ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है कि आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। वो ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के थ्रू ही हो सकता है। ये दोनों डिप्लोमेसी जो है वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगी। लोगों का जब आपस में कम्युनिकेशन होगा तो भरोसा होगा तो ये कभी एक दूसरे पे अटैक करने के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना। तो ये सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हो गया। थर्ड वन इज़ फंक्शनलिज्म. Functionalism is a different theory and it has also reformed later into neo-functionalism. जो functionalism है, old one that is given by David Mitrani and the other one neo-functionalism given by Ernest Haas. So जो डेविड मित्रानी का फंक्शनलिज्म है, इसमें इनका मानना था कि फंक्शंस पे फोकस किया जाए, मतलब आपके इंस्टीट्यूट्स अपना अपना फंक्शन करें, इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करें। मतलब जैसे कि आप पीस बाय पीस, मतलब टुकड़े बाय टुकड़े शांति लेकर आओ।
पीस बाय पीस शांति लाओगे तो स्पिल ओवर अफेक्ट होगा। पहले आप एक चीज़ में समझौता कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, फिर उस चीज़ से भरोसा बनते बनते आप दूसरी चीज़ पे काम करने लग जाओगे। स्पिल ओवर, जैसे आपने दूध देखा है, जब दूध उबलता है तो एकदम से उभार आ जाता है और छलकने को तैयार हो जाता है ना, गिर जाता है दूध जैसे ही उबलता है। तो सेम उसी तरह से हम कोऑपरेट करेंगे, हमारे फंक्शन, हमारे इंस्टीट्यूट्स देश के अंदर के आपस में कोऑपरेट करेंगे, पीस बाय पीस शांति लाने की कोशिश करेंगे। जब शुरुआत ऐसे होगी तो धीरे धीरे देखते देखते स्पिल ओवर अफेक्ट होगा, हम और भी चीज़ों पे काम करने लग जाएंगे, और भी चीज़ों पे हमारा फोकस हो जाएगा शांति बनाने के लिए। तो मतलब शांति लाने का तरीका है बाय पीसेस, है ना। तो ये भी ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी पर ही फोकस करते हैं। फिर जो नियो फंक्शनलिज्म है, उन्होंने माना था कि आपने ट्रैक 2 और ट्रैक 3 को तो फोकस करा था, लेकिन आपने पॉलिटिशियंस के रोल को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स भी इम्पॉर्टेंट होती है, नेता ही तो ये सब कम्युनिकेशन बिल्ड करवाते हैं ना। तो देन जो नियो फंक्शनलिज्म है उसमें आप देख सकते हो पॉलिटिक्स का भी रोल है, पॉलिटिशियंस का भी रोल है। इसके आगे हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ये माइकल डॉयल ने दी थी। माइकल डॉयल हैज़ मेंशन्ड इट फ्रॉम, आपने उनका नाम सुना होगा, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की जो परपेचुअल पीस की थ्योरी है, उसी थ्योरी से इन्होंने अपनी थ्योरी बिल्ड की, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। जैसे परपेचुअल पीस में रिपब्लिकनिज्म एंड ट्रेड, इन सब पे फोकस किया था कि देशों के बीच ये सब चीज़ें होंगी तो शांति होंगी। सेम माइकल डॉयल कहते हैं कि अगर देशों में डेमोक्रेसी होगी तो हर देश झगड़ा नहीं करेगा। आप नोटिस करोगे कभी भी डेमोक्रेटिक देश आपस में झगड़े में नहीं उतरते हैं। आई एम सॉरी, ओके। सो मैं कह रही थी कि कोई भी डेमोक्रेटिक देश आपस में झगड़े में नहीं उतरते हैं। डेमोक्रेसी लड़ने से पहले 100 दफ़े सोचेगी। आप देख सकते हो आज भी यूक्रेन और रशिया के बीच झगड़ा हो रहा है। तो रशिया क्या है? रशिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ कोर्स। सो वहाँ पर अगर उन्होंने वॉर डिक्लेयर की तो इसीलिए क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक नेशन होता ना तो उसे अपनी जनता के बारे में सोचना पड़ता है। इकोनॉमिकली लॉस होगा, पब्लिक के मन में सरकार के प्रति क्या आएगा, है ना, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। मतलब जनता का मेन सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर जनता नहीं चाहेगी तो वॉर नहीं की जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कराना, लोगों की सहमति लेना और नेताओं से बातचीत करना, तो वॉर करना इतना इजी नहीं होता इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। वाइल जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो ऑटोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ वो आसानी से कुछ भी करेंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, जनता से कोई मतलब नहीं। इसलिए इनका मानना था माइकल डॉयल का, जितने ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी, जितने ज़्यादा दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होंगी, झगड़े नहीं होंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर आती है इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, दैट इज़ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी। मतलब जितने ज़्यादा देशों में मैकडोनल्ड चेन होगी, ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा ये लगा लो कि झगड़े के चांसेस नहीं है। वही चीज़ आपको आर्थिक निर्भरता पैदा करनी है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है ये जोसेफ नाय और रॉबर्ट कियोहेन का है। इनका मानना है कि आज की दुनिया जो है वो 2 ही तरीक़ों से चल सकते हैं, या तो कॉम्पीट कर ले या कोऑपरेशन कर ले। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज के टाइम में कोऑपरेशन के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेट करते हो तो ही दुनिया में शांति से रह पाओगे, वरना नहीं। और कोऑपरेशन के बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में निर्भर हो। आपके देश में किसी चीज़ की कमी है, आई थिंक कॉम्प्लेक्स एडवांटेज की थ्योरी है ना, ये कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है ना, जैसे कि आपको किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर रहना ही है। आपके देश में हो सकता है वो चीज़ ना हो तो आप दूसरों से लोगे ना, ऑफकोर्स, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। आज दुनिया एक जाल की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला देखा होगा। आज दुनिया एक जाल की तरह हो चुकी है, जिसमें दुनिया में आज आपको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता देखने को मिलेगी कि हम इस तरीके से जुड़े हुए हैं, अकेले रहकर काम चलेगा ही नहीं, है ना।
सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी बाय जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट क्योहेन, जिसमें इकोनॉमिकली हम चेन हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। देन शुरुआत से देखा था लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म बाय वुड्रो विल्सन, इन विच ही टोल्ड अबाउट इंस्टीट्यूशंस आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। एंड देन सोशियोलॉजिकल, इन विच वी हैव फॉर्म्ड द सिक्योरिटी कम्युनिटी, है ना, जो फॉर सिक्योरिटी डिलेमा पर्पस वी हैव टू फॉर्म सिक्योरिटी कम्युनिटी, एंड विच we have to focus on track 2 and track 3 diplomacy. And then we have talked about functionalism, where we see the spillover effect from peace by peace to peace. Then we have neo-functionalism, which I told in other way कि ये पॉलिटिशियंस पे भी फोकस करेगा. देन वी हैव डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जो इमैनुअल कांट से ही आई थी, उनके परपेचुअल पीस से. इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी भी इमैनुअल कांट से ही इंस्पायर्ड है. एंड देन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी बाय जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट क्योहेन. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा का सारा स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म. Please follow, share, subscribe and join our free classes for UGC NET December session. हमारे कम्युनिटी पे जाए, हमारे पेज के कम्युनिटी पर जाए, वहाँ पर आपको एक पैम्फलेट के साथ साथ हमारा फ़ोन नंबर वगैरह मिलेगा. वहाँ पे व्हाट्सएप करें और हमारी फ्री क्लासेस से जुड़े. ओके, जो आज शाम से ही स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टिंग विद यूनिट 2 प्लेटो. सो आई होप आपको अच्छा लगा हो. प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. ये UPSC PSIR ऑप्शनल के लिए यूज़फुल था एंड UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए.